हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी जो फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है वो अच्छे से आपने वो देख ली होगी, पढ़ ली होगी, समझ ली होगी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए आज ये जो सेकेंड क्लास है इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत और अनुपात में क्या संबंध हो सकता है। अब जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी जो परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें 20%, 20%, तो ये क्या है, ये एक परसेंटेज है, प्रतिशत है। ओके, अब इस प्रतिशत का मतलब क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। इसका मतलब होता है 20/100। अब ये जो 20/100 है, ये क्या है, ये एक अनुपात है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि 20 पे कैंसिल आउट करेंगे, 20 एकम 20, 20×100 मतलब 1/5। ये क्या बन जाएगा, ये एक अनुपात बन जाएगा। अनुपात कह लीजिए या इसको फ्रैक्शन कह लीजिए आप, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कह सकते हो आप, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, आपका प्रतिशत है, प्रतिशत। तो हर एक प्रतिशत को आप अनुपात में, भिन्न में, जो फ्रैक्शन है आपका, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे कि 20%, अगर मैंने लिखा 20% और इसका जो अनुपात है, इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का 20% उस नंबर का 1/5 होता है। मतलब उसके अगर उस नंबर के 5 हिस्से कर दिए जाए तो उनमें से एक, यानी कि 1/5वां हिस्सा, ठीक है, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा। ओके, इसी तरह जैसे हमने लिखा 50%, 50%, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 50/100, यानी कि 1/2 बन जाएगा। कहने का मतलब किसी भी नंबर का 50% का मतलब ये होता है कि 1/2 मतलब आधा, ठीक है। अगर मतलब उस नंबर के 2 हिस्से कर दिए जाए तो उनमें से एक हिस्सा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे 20% का मतलब 100 में से 20 होता है, इसी तरह से यहाँ पे 5 में से 1 होता है। सेम जो 100 में से 50 जितना हिस्सा होगा उतना ही 2 में से 1 का हिस्सा होगा, समझ रहे हो। इसी तरह जैसे अगर मान लिया हमने लिखा 25%, 25%, तो इसका मतलब क्या बनेगा, 1/4। मतलब 100 में से जो हिस्सा 25 का होता है वही 4 में से 1 का हिस्सा होता है ना। क्योंकि 100 के अगर हम 4 हिस्से कर देंगे तो 25, 25, 25 होगा, मतलब चौथा हिस्सा हो गया। इसी तरह से 4 के अगर इक्वल हिस्से करेंगे तो चौथा हिस्सा क्या बनेगा, 1 बनेगा, समझ रहे हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 का 25% हमेशा 1 होगा, 4 का 25% 1 होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 5 का 20% 1 होगा, समझ रहे हो। 2 का 50% 1 होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पे 40%, 40%, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि 40/100 करेंगे, जैसे 40/100 करेंगे, 20 पे कैंसिल करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि अगर हम 5 का 40% कैलकुलेट करें तो वो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। 5 का 40% हमेशा 2 आएगा, समझ रहे हो। अब जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे 33.33%, 33.33%, तो 33.33% जो होता है वो 1/3 होता है। शायद आपको पता भी होगा, आपने कभी पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर 3 का 33.33% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, या सिंपल इंटरेस्ट है, या कंपाउंड इंटरेस्ट है। वहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको पता है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, और ये जो फ्रैक्शन होते हैं हर एक परसेंटेज के, ये फ्रैक्शन बहुत ही काम की चीज़ है। तो जो बेसिक फ्रैक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो बेसिक फ्रैक्शन है, कम से कम ये फ्रैक्शन तो आपको याद रखने ही है। जैसे कि सबसे पहले, जैसे देखो, जैसे आपको पता है कि
50% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। इनको अपोजिट तरीके से सीखते हैं कि जैसे कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि 50% का फ्रैक्शन 1/2 है। ठीक है, तो इसी तरह से 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 सही 1/3%। ओके, इसी तरह से 1/4 जो होता है वो 25% होता है। 1/5 जो होता है वो आपका 20% होता है। ठीक है, इसी तरह से 1/6 की बात करें तो ये होता है 16.66%, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 जो होता है वो होता है 14.28%, या यूं कह लीजिए 14 सही 2/7%। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1/8 की बात करें तो ये होता है 12.5%, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। ओके बच्चों, 1/9 जो होता है वो आपका 11 सही 11.11% होता है, या फिर इसको लिख सकते हो 11 सही 1/9%। इसी तरह से 1/10 आप सभी को पता होगा कि ये 10% ही होता है। 1/11 होता है वो 9 सही 9.09% होता है, और इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। तो मेन ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इनमें एक फ्रैक्शन और लिख देता हूं मैं, जो कि है आपका 1/12। तो ये होता है आपका 8.33%, या यूं कह लीजिए 8 सही 1/3%। ओके बच्चों, तो ये मेन फ्रैक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनका फ्रैक्शन का हम आगे भी यूज करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। देखो आसान है, ये अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आगे चीज़ें ऐसी क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पे इन फ्रैक्शंस को अगर आप याद करके सोल्व करोगे, या उन ये फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी तरह जैसे 1/2 50% होता है, तो 1 को हम 100% बोलेंगे, 1 को 100% बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे 200% बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें 3 के, तो 3 300% हो जाएगा, 5 500% हो जाएगा, 10 1000% हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें होगी, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इनका मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, मतलब क्या रहेगा, यानी कि जैसे कि अगर मैं 1/9 है, इसका प्रतिशत 11.11% है, तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि अगर मैं 9 का जो ये बेस में है, आधार में जो है, यानी कि ये जो 9 है, 9 का 11.11% हमेशा 1 होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको ये कहा जाए कि 9 का 11 से ही 1/9% बताओ कितना होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 1 होगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ आपको कि 11 का 9.09% अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से 8 का 12.5% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ओके बच्चों, तो ये बातें ध्यान में रखना। चलो, अब इनका जैसे कि आगे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उनमें हम इनका यूज़ भी करेंगे। तो जब हम इनका यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि ये कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो उसके बाद अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये फ्रैक्शन तो क्या था, एक हमारे पास हेल्प टूल था, मतलब जो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है इस टाइम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरिजन बेस्ड, यानी कि तुलना पर आधारित जो आपके सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो तुलना के आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं, तुलना जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जैसे कि अगर 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, ठीक है, इनके मार्क्स है अलग अलग, एग्जाम दिए हैं इन्होंने अलग अलग, इनके मैक्सिमम मार्क्स है अलग अलग, इनके जो ऑब्टेन मार्क्स है जो इन्होंने स्कोर किए हैं वे है, तो इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। तुलना यहाँ पे 4 तरह से हो सकती है। 4 तरह से कैसे, कि जैसे अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि ए के का स्कोर जो है बी से क्या है ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या फिर ए का स्कोर बी से कम हो सकता है। इसी तरह से बी का स्कोर भी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है।
ठीक है। या फिर दूसरी तुलना ये हो सकती है कि ए का स्कोर जो है बी के स्कोर का कितना प्रतिशत हो सकता है, ये ज्यादा और कम भी प्रतिशत में होंगे आपके। और दूसरा, दो तो ये हो सकते हैं कम ज्यादा के, ठीक है, ए का स्कोर बी से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, दूसरा बी का स्कोर ए से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तीसरा जैसे कि ए का स्कोर जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए का स्कोर जो है वो बी ए का ए जो है मतलब ए का जो स्कोर है वो बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने बहुत बार आते हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने लिख रखे हैं एक चार टाइप के क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पे दो वैल्यू है या दो नंबर मान के चल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक ए है एक बी है, अब इनको मैं मान लेता हूँ, कुछ भी वैल्यू मान लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 50 है, या यूँ कह लीजिए ए स्टूडेंट ने 50 नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है। बी ने मान लेते हैं 40 का स्कोर किया, या बी की वैल्यू जो है वो 40 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे भाई, इन दोनों नंबर्स को ए और बी को कंपेयर करेंगे तो आपको सामने नजर आ रहा है कि ए जो है 50 है बी 40 है, तो ए बी से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें बी की, बी ए से कम है, ठीक है। अब ये जो कम और ज़्यादा है ये कितना प्रतिशत में है, या फिर ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। इस तरह के चार मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने आएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व कर पाते हो, कैसे सोल्व करना ये चीज़ें अगर आपको पता है तो इनसे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको बताया था कि ए का प्रतिशत बताना है, लेकिन किस पर कैलकुलेट होगा, किस पर कैलकुलेट होगा, बी का। मतलब बी एक क्या है, बेस है, आधार है। बी क्या है, आधार है। तो हमेशा ए बी का आधार होगा ऐसे क्वेश्चन में। जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ए है इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, लेकिन किस पर कैलकुलेट करना है, बी पर कैलकुलेट करना है। बी पे इसका कैलकुलेशन होगा, तो बी आधार है तो बी को डिवाइड में लिखेंगे। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ए का मान जो है वो 50 है, बी 40 है, तो ए यानी कि 50 जो है वो बी 40 का कितना प्रतिशत होगा ये कैलकुलेट करेंगे। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 100 जो है वो 25 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 25 गुना में 5 125%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए जो है वो बी का 125% है। बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बी का पूछा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे जो ए है ना आपका, वो आपका आधार हो जाएगा। ए आपका आधार हो जाएगा क्योंकि बी का प्रतिशत पूछा है, लेकिन किसका, ए का। मतलब ए पर कैलकुलेट करना है। किस पर कैलकुलेट करना है, आधार क्या है, ए। तो यानी कि बी ए का, तो आधार को डिवाइड में लिखेंगे, कितना प्रतिशत है इसके लिए गुना करेंगे 100। तो बी आपका 40 है और ए कितना है 50 है, तो इसका कितना प्रतिशत होगा, गुना 100 करेंगे तो 50 से ये 100 2 पे कैंसिल आउट, 2 गुना में 40 80% है। अब सोचो ए बी का 125% है, लेकिन बी ए का 80% है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो ए जो है ना बी से कितना अधिक है, ए बी से 10 अधिक है। 10 जो है वो अधिक है, ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और अगर हम कहें कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, ये भी 10 कम है। एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो तो सेम है भाई, ए बी से 10 ज्यादा है और बी ए से 10 कम है, लेकिन इनका प्रतिशत अलग आने वाला है। देखो कैसे आएगा। देखो यहाँ पे ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको पता है कि ए बी से जो है 10 अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है। लेकिन इसका प्रतिशत कैलकुलेट करना है, तो प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए तो आपको आधार चाहिए कि किस पे कैलकुलेट करना है। तो हमेशा जिससे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये जो बी है ये आधार बनने वाला है। यहाँ पे क्या आधार बनेगा, बी। बी पर कैलकुलेट करना है, जो ये अधिक है ना 10 अधिक है, तो ये जो 10 अधिक है ना ए,
वो किस पर कैलकुलेट होगा इसका प्रतिशत? बी पर कैलकुलेट होगा। यहाँ पे बी आधार बनेगा। क्या बनेगा? बी आधार बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बी कितना है? बी आपका 40 है, तो 40 आधार बना के इसका प्रतिशत कैलकुलेट कर दो। 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 25 पे कैंसिल आउट, मतलब 25%। तो इसका जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर ये आ जाएगा कि ए बी से 25% अधिक है, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट आ रही है। अब देखो यहाँ पे पूछा रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी जो है वो ए से कम है ना, 10 कम है। तो सबसे पहले तो ये कि 10 कम है, 10 कम है, लेकिन इसका हमें प्रतिशत कैलकुलेट करना, भाई कितना प्रतिशत कम है। अब ये 10 तो कम है, लेकिन किससे? अब यहाँ पे आधार क्या बनने वाला है? यहाँ पे आधार ए बनने वाला है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ए से कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हमेशा जिससे तुलना की जाती है ना, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसको आधार लेंगे। यहाँ पे क्या है? बी से पूछा गया, बी से कितना कम है, तो बी से तुलना की गई है, तो बी को आधार लेंगे। यहाँ ए से तुलना की गई है, ए से पूछा गया कितना प्रतिशत कम है, तो ए को आधार लेंगे। तो ए कितना हो जाएगा आपका? ए कितना है? 50, यानी कि 10 जो है वो 50 पर कैलकुलेट होगा प्रतिशत इसका। तो जब इसका प्रतिशत कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 20%। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि बी ए से 20% कम है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि आप समझो ए और बी की वैल्यू फिक्स है हमारी। देखो ए बी से 10 ज़्यादा है और बी ए से 10 कम है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये तो दोनों की बराबर है, लेकिन जब इन्हीं का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो वो अलग अलग आ गया। यहाँ पे ए जो है बी से 25% अधिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बी ए से 20% कम बन रहा है। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का, ये हमेशा परेशान करता है। क्वेश्चंस में आपको हर बार गलत आंसर करने के लिए मजबूर कर देता है कि कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जिससे अगर मान लिया ए बी से 25% अधिक है, तो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिर बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीधा ही 25% कह देते हैं कि ए जब बी से 25% ज़्यादा है तो इसका मतलब बी ए से 25% कम होगा, लेकिन ये गलत आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है देखो ये 20% आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ये जो प्रतिशत देखो जिसका हमने प्रतिशत कैलकुलेट किया है, यानी कि यहाँ पे 10 कम है, ये 10 ज़्यादा है, जो भी है, इसका जो प्रतिशत कैलकुलेट किया है वो प्रतिशत हमेशा यहाँ पे बी पर कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर ए पर कैलकुलेट हो रहा है। तो इसलिए ये प्रतिशत कम ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी जब भी आपसे ये पूछा जाए कि P जो है Q से 10% अधिक है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम होगा, तो आप अगर इसका आंसर 10 ही दे रहे हो तो वो गलत है, 10 नहीं आएगा। क्योंकि जब हम तुलना करते हैं ना, पहले P की तुलना Q से की जा रही थी, Q से कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन जब अपोजिट उल्टा क्वेश्चन पूछा गया Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो अब P से तुलना की जा रही है, तो P आधार बन जाएगा। पहले केस में Q आधार था। तो जब दोनों ही डिफरेंट वैल्यू है तो इसका मतलब वहाँ पे प्रतिशत भी डिफरेंट आएगा, अलग आएगा। ओके, चलो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें से एक रिलेशन रखता है। कैसे? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ए बी का कितना प्रतिशत है, तो 125%। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी का 125% है, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी ए का 80% है। अब यहाँ से भी हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। देखो अगर ए बी का 125% है, ए जो है बी का 125% है, तो बी को 100% मान के चलो। आप एक बार बी को 100% मान के चलो, तो ए बी का 125% है, तो फिर कितना ज़्यादा हुआ? ए बी से 25% ज़्यादा हुआ ना, यही लिख रखा है, ए बी से 25% अधिक है। समझ रहे हो? इसी तरह से यहाँ पे देखो
बी ए का 80% है, तो अगर ए 100% मान के चले ए को, ए अगर 100% है तो ए का बी तो 80% है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम हुआ? 20% कम हुआ। समझ रहे हो? इन चीज़ों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यहीं पे क्वेश्चन उठते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप गलतियाँ करते हो हर बार, तो इन बातों का ध्यान रखना। अभी आगे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम डिस्कस, तो उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि ए बी का 50% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है? अब इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? ये तो आपका था बेस की कैसे समझना है। भाई देखो, प्रतिशत अलग आएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ए बी का अगर 50% है तो बी ए का 50% या 100% है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जो आपको गिवन होगा ना, उसमें ध्यान दो। यदि ए बी का 50% है, जिसका का से ये जिसके साथ लिखा हो ना, मतलब इससे कंपेयर किया जा रहा है, तो हमेशा उसको 100% मानो। मतलब बी को हमेशा 100% मानो, या 100 मान लो, 100 मान लो। ये कह रहा है यदि ए बी का 50% है तो बी को आप 100 मान लो। अब क्या बोला गया है कि ए जो है वो बी का 50% है, बी का 50% है। अब इसका 50% कितना होगा बताओ? 100 का 50% यानी कि आधा कितना होगा? 50 हो जाएगा। अब उल्टा पूछा आपसे कि बी ए का कितना प्रतिशत है। जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब बी जो है वो तो आपका 100 है, तो ए कितना है? 50 है। कितना प्रतिशत है? इसके लिए गुना 100 कर दो, तो ये 2 गुना में 100, 200% आपका सही आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखना। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? अब देखो, यहाँ पे ए और बी दो लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो गिवन है, जो दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ो। ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से मतलब बी से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, के वेतन से 25% अधिक है। जिससे तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, उसको 100 मान लो। हमेशा यही करना है, जिससे तुलना की जा रही है उसको 100 मानो। बी 100, अगर बी का वेतन 100 है तो अब देखो ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। कितना ज्यादा है? 25% अधिक है। अब बताओ, इससे 25% अधिक होने का मतलब इसका 25% कैलकुलेट करेंगे तो 25 ही आएगा। 25% का मतलब क्या होता है? 100 में से 25, तो मतलब ये 100 ही है, तो 100 में से 25 आ जाएगा। तो 25 अधिक होने का मतलब ये 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए का वेतन 125 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में इसका अपोजिट पूछा गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो, बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है? 25 कम है, 25 रुपये कम है, ये मानो। लेकिन इसका हमें प्रतिशत निकालना है। इसका क्या निकालना है? प्रतिशत। तो ये 25 कम है, बी का वेतन ए से 25 कम है, लेकिन ये प्रतिशत किस पे कैलकुलेट करेंगे? आधार क्या होगा? सोचो, बी का वेतन ए के वेतन से किससे कंपेयर किया जा रहा है? ए के वेतन से कंपेयर किया जा रहा है। तो यानी कि ये 25 कम है किससे? ए से। तो यहाँ पे ए को आधार लेना पड़ेगा प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो 25 कम है किससे कम है? 125 से कम है। तो 125 को आधार मान के प्रतिशत कैलकुलेट करो। तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये जो 100 है वो 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20% कम है। यानी बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गलती से भी 25% आंसर मत कर देना। इसका आंसर क्या आएगा? बी, 20%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 25% है ना, ये 25% अधिक है बी से, तो बी का को आधार मान के कैलकुलेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जब बी का वेतन पूछा गया ए से, तो ए को आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि ए को आधार मान के ही ए से ही कंपेयर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है।
सॉरी कम है, 25% किससे कम है? बी से। तो यहाँ पे बी की आय से कंपेयर किया जा रहा है, तो बी की आय को आधार मानना पड़ेगा, मतलब एक तरह से 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जिससे कंपेयर, जो गिवन है ना उसमें जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको 100 मान लो। अब ये कह रहा है ए की आय कितनी कम है? 25% कम है, तो इसका 25% कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो 25 कम होने का मतलब इसकी ए की आय 75 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की आय, जो बी की आय है 100, वो ए की आय से, ए की आय 75 से कितनी प्रतिशत अधिक है? तो पहले तो ये देखो कितनी अधिक है, ये 25 अधिक है, 25 अधिक है, लेकिन इसका प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? ए से कंपेयर किया जा रहा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए को आप बेस मानोगे। 25 अधिक है, किस पे कैलकुलेट होगा? 75 पे, बी पे कैलकुलेट होगा, सॉरी ए पे कैलकुलेट होगा। कितना प्रतिशत? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 3 पे कैंसिल आउट, 100/3%, या इसको ये कह लीजिए 33.33%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ए बी, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% अधिक है, बी की ऊंचाई से, तो इसे हम क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे। मान लेते हैं बी की ऊंचाई 100 है, तो ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई से 40% कम है, तो ये कितना कम है? 40% कम है। तो अब बताओ 100 का 40% तो 40 हो जाएगा, 40 कम कर दो तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है तो बी की ऊंचाई, जो बी की ऊंचाई 100 है, ये जो बी की ऊंचाई है वो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए की ऊंचाई से तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, तो ए को हम क्या मानेंगे? आधार मानेंगे, ए को आधार मानेंगे। तो जो बी की ऊंचाई है वो ए की ऊंचाई से कितनी अधिक है? 40 अधिक है, 40 अधिक है। तो ये जो 40 अधिक है इसका प्रतिशत कैलकुलेट करना है, तो किस पे कैलकुलेट होगा? ए आधार होगा हमारा, क्योंकि ए से कंपेयर किया जा रहा है। तो 60 पे कितना प्रतिशत बनेगा ये कैलकुलेट करो। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 200/3%। तो 200/3% हो जाएगा आपका 66.66%। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बस ये आधार का ही मेन जो यहाँ पे फर्क पड़ता है, तो आधार क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसी को आधार मानना है, जो जब गिवन होगा उसमें जो आधार होता है उसको 100 मान के चलोगे, बस इतना फर्क रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगी? देखो, एक संख्या x है, एक संख्या y है। अब ये कह रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो ये जो x है ना ये y से 10% कम है, ये दे रखा है। उसके बाद y 125 से 10% अधिक है, यानी y जो है वो 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? अब देखो सिंपल सी बात है, पहले तो y को कैलकुलेट करना पड़ेगा, y आ गया तो फिर x को कैलकुलेट होगा, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो 125 पे डिपेंड कर रही है भाई, 125 से 10% अधिक है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे कि 125 का 10% कैलकुलेट करो। इसका 10% क्या होगा? 10वां हिस्सा, और 125 का 10वां हिस्सा होता है 12.5, 12.5। ठीक है, तो ये 12.5 अधिक है तो जुड़ जाएगा इसमें, तो इसमें 12.5 ऐड करेंगे तो 137.5 हो जाएगा। अब इस 137.5 को का 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10वां हिस्सा, और इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 13.75 हो जाएगा। तो ये कम है तो इसमें से कम कर दो, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 137.5 में से
13.75 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगी। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 7, और यहाँ से 36 में से 13 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा आपका 123.75। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें x का मान निकालना है। जैसे हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ओके। तो सबसे पहले y का मान निकालेंगे। देखो y जो है 125 का कितना है, 10% अधिक है। कोई भी नंबर जैसे ये अपने आप में खुद का 100% है, ठीक है, और अगर इसमें इसी का 10% ऐड कर देंगे, 10% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। मतलब ये जो 125 का अगर हम 110% कर दें तो 10% बढ़ गया ना, तो ये y बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा, ठीक है। अब इस y का 10% कम करना है। अब मतलब ये y अपने आप में 10% है, तो इसका 10% कम कर देंगे तो y का 90% बन जाएगा x के बराबर। तो फिर अब इसका 90% कर दो, 90/100, 90% कर दो y का, तो ये x के बराबर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम यही आने वाला है, 123.75, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, ओके सर। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं वो एक है पहली संख्या फर्स्ट और एक है सेकंड संख्या, ठीक है, और एक थर्ड संख्या है, तीसरी संख्या है थर्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि पहली संख्या जो है वो 15% कम है, 15% कम है, ठीक है, और जो ये दूसरी संख्या है ये कितना है, ये 20% कम है, 20% कम है, ये दे रखा है। दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, वो तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इनको जैसे ही मैंने बताया था आपको, जब भी ये कम ज्यादा वाला प्रतिशत दे रखा हो तो आप क्या करो, जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना उसको 100 मान लो। देखो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट जो दोनों संख्याएं हैं वो तीसरी पे डिपेंड कर रही है। भाई तीसरी का पता होगा तो पहली भी आ जाएगी 15% कम करके, दूसरी भी आ जाएगी 20% कम कर देंगे। तो जो आपकी जो तीसरी संख्या उसको 100 मान लो, ठीक है, तीसरी संख्या को 100 मान लो। अब जो दूसरी संख्या है वो क्या आ जाएगी, देखिए दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 20% कम है, तो 100 में से 20% कम करेंगे, इसका 20% 20 आ जाएगा, 20 कम कर दो तो 80 आ जाएगी। इसी तरह से पहली संख्या कितनी आ जाएगी, तीसरी संख्या से 15% कम है, तो इसका 15% 15 आ जाएगा, 15 कम कर दोगे तो ये 85 आ जाएगा। ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करना है। तो पहली संख्या कितनी है, 85 है, दूसरी संख्या कितनी है, 80 है, तो इसका कितना प्रतिशत होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 20 पे कैंसिल आउट करेंगे, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 85 को 5 से गुना कर दो तो 400 और 425 तो ये हो जाएगा, बटा 4 कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 106.25%, ठीक है, 106.25%। ये आपका आंसर आ जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 106.25% है, ओके। तो ये तरीका यूज करना आपने, बस ये देख लो कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उस जिस पे वो डिपेंड कर रही है बाकी संख्याएं, भाई उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो बस उसी को आप 100 मान के कर लो, बाकी की संख्याएं आ जाएगी। अगर ये 100 मान लिया तो बाकी की दो संख्याएं मिल जाएगी, कम करके या ज़्यादा करके, जो भी दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है, उससे आपकी वैल्यूज आ जाएगी दूसरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
तीसरी संख्या, देखो अगर मान लिया मैं कहूँ कि ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं, जो तीसरी संख्या है उसको 100 मान लो, क्योंकि इसी से कंपेयर कर रखा है पहली और दूसरी को। तो पहली संख्या क्या है, 30% कम है, तो ये तो 30% कम हो गई, 30% कम कर दो, 30% कम करेंगे तो 70 हो जाएगी। इसी तरह से ये कितना है, 37% कम है, तो 37% कम कर दो इसमें से, तो 37% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ये जो दूसरी संख्या है 63, ये पहली संख्या 70 से कितना कम है, इससे 7 कम है। अब इस 7 कम है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये 7 कम है लेकिन इसके लिए आधार क्या बनेगा, पहली संख्या बनेगी या दूसरी संख्या। अब देखो इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या से किससे तुलना की जा रही है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या आधार बनेगा। ठीक है, तो 70 को आधार मान के प्रतिशत निकाल दो इसका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। क्या आ जाएगा, 10%, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ये पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इनके आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं इनके आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, घबराना मत, बट हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है ये। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए की आय बी की आय का 150% है और सी की आय ए की आय का 120% है। यदि ए बी और सी की कुल आय 86,000 रुपये है तो सी की आय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें सबसे पहले ये चेक किया करो कि किसकी आय किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे आधारित है। अब ये कह रहे हैं ए की आय बी की आय का 125% है, ए की जो आय है वो बी की आय का 150% है, 150% है। तो मतलब ए की आय बी की आय पे आधारित है, डिपेंड कर रही है। अगर बी की आय हमें मिल जाए तो 150% कैलकुलेट कर लेंगे बी की आय का और वो ए की आय आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, सी की आय ए की आय का 120% है। अब जो सी की आय है ना वो ए की आय का 120% है। अब जो सी की आय है वो ए की आय पे डिपेंड कर रही है, मतलब ए की आय अगर हमें मिल जाए तो उसका 120% कैलकुलेट करेंगे तो सी की आय आ जाएगी। अब बताओ मुझे किसकी आय माननी चाहिए, हमें किसकी आय को 100 मान लेना चाहिए। अब जैसे कि देखो सी की आय ए पे डिपेंड कर रही है, ए की आय बी पे डिपेंड कर रही है, तो आखिर में बी पे ही तो डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले हम बी की आय को मान लेते हैं, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 100 है बी की आय। अब बताओ ए की आय कितनी हो जाएगी, अब इस 100 का 150% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 150 ही आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो आप, 150 ही आ जाए। देखो जैसे अगर 100 का 150% कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 150 ही तो आ जाएगा। ठीक है, 150, ए की आय 150 आ गई। अब सी की आय कितनी आ जाएगी, सी की आय आ जाएगी इस 150 का 120%, यानी कि जो ये 150 है इसका अगर 120% कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 50 पे कैंसिल आउट करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 से 120, 60 पे कैंसिल आउट, 60 गुना में 3, 180। तो सी की आय कितनी आ जाएगी, 180। ये तीनों की आय आ गई। ठीक है, अब कंपैरिजन करो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि यदि ए बी और सी तीनों की कुल आय 86,000 रुपये है तो सी की आय बतानी है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मानी हुई आय है तो यहाँ से सिर्फ एक अनुपात ले सकते हैं हम। अगर आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पे कि किसकी आय किसके आय के प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है तो इन्हीं को कंपेयर कर लेते, लेकिन अब जो आय है ना वो रुपयों में दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अनुपात में लेना पड़ेगा। ये आपके अनुपात आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली सी की आय निकालनी है, तीनों की आय कुल आय दे रखी है तो आप अनुपात में क्या करते हो, देखो सी का पहले तो इसको क्या कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भले ही, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी अनुपात में, तो ये 15, 10 और 8, 18 ये अनुपात बन गया इनका, 15,
अनुपात 10 अनुपात 18। अब हमें सी की आय निकालनी है, तो सी का अनुपात क्या है 18 बटा अनुपात का योग, तो इनको जोड़ दो 15 और 10 25 और 18 कितना हो जाएगा 43। तो 43 मल्टीप्लाई बाई टोटल आय जो है 86,000। ठीक है, तो ये 43 से 86 जो है वो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2000 गुना में 18, तो 2 गुना में 18 36,000 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी की जो आय है वो 36,000 रुपये, ये आपका सही आंसर होगा। ओके बच्चों, तो अगर आपका अनुपात आ जाए, देखो अनुपात भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक जो अनुपात है वो तो आना ही चाहिए कि अगर आपको कुल वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की कुल आय दे रखी है, तो तीनों का अगर अनुपात आपके सामने है तो उस अनुपात में तीनों की आय अलग अलग कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे सी की आय कैलकुलेट करनी है तो सी का अनुपात बटा तीनों अनुपात का योग गुना में जो कुल आय है उसको कर दो और कैलकुलेट कर दो। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपये से बढ़कर 23,000 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले हैं, मतलब कोई चीज़ किस तरीके से प्रतिशत में इंक्रीज होती है या किस तरीके से प्रतिशत में डिक्रीज होती है। ठीक है, अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि एक कर्मचारी का वेतन जो है ना वो 20,000 रुपये से बढ़कर 23,000 रुपये हो गया है, तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब आप बताओ, देखो दो तरह से वृद्धि है इसमें, एक तो है रुपयों में वृद्धि, कितने रुपयों में वृद्धि हुई है, यानी कि ये 20,000 थे और अब ये 23,000 हो गए हैं, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 3,000 रुपये जो है वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, 3,000 रुपये बढ़ गए। ये तो रुपयों में वृद्धि है, लेकिन यही वृद्धि का प्रतिशत कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमेशा कोई भी, चाहे वो इंक्रीमेंट है या कोई भी डिक्रीमेंट है, मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, तो जो बढ़ोतरी या घटोतरी जो है वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा जो इनिशियल वैल्यू है, यानी कि प्रारंभिक जो वैल्यू है, प्रारंभिक जो आंकड़ा है उस पे कैलकुलेट होता है हमेशा। अब जैसे कि यहाँ पे उसकी आय 20,000 से 23,000 हो रही है, तो ये जो इंक्रीमेंट लगा है 3,000 का, वो इसका प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो वो शुरू वाली आय पे कैलकुलेट होगा, हमेशा शुरू वाली आय पे। तो जो इंक्रीमेंट है वो कितना होगा, 3,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ, वो 20,000 रुपये पे हुआ, तो 20,000 रुपये पर ही कैलकुलेट होगा इसका प्रतिशत भी। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट, 20 से 100 जो है वो 5 पे कैंसिल आउट, 5 3 15, तो यानी कि 15% ये इंक्रीमेंट हुआ है, 15% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है उस पे कैलकुलेट होता है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। आगे आगे कुछ क्वेश्चन पॉपुलेशन पे भी आएंगे, जनसंख्या पे आएंगे, वहां पे भी आपको ये देखना है कि पहले जो जनसंख्या थी उस पे कैलकुलेट करेंगे जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, इसे 20% कम कर दिया जाता है तो नई कीमत क्या होगी। देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि एक वस्तु की कीमत जो है ना वो शुरुआत में 500 रुपये है, अब इसे 20% कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। मैं देखो इसको है ना आपको जो बेसिक तरीके वो भी बताऊंगा, उसके बाद जो मैंने फ्रैक्शन बताए थे फ्रैक्शन का यूज करना भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि घट रही है। अब एक तरीका तो सिंपल तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि 20% कम है तो मतलब 20% इसी का कैलकुलेट करोगे जो स्टार्टिंग की वैल्यू है। जब ये प्रतिशत कैलकुलेट किया गया तब भी तो इसी को बेस माना गया, अब इसको घटाना है 20%, तो ये इसका बेस यही है, तो इसी का 20% कैलकुलेट होगा। अब 500 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब 20/100 किसका, 500 का। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 20 गुना में 5 कितना आ गया, 100, तो यानी कि 20% कितना आ रहा है, ये 100 रुपये कम करने पड़ेंगे, तो 100 रुपये कम किए तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 400। ये तो है बेसिक मेथड।
अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 20% की बजाय कोई ऐसे दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि 33.33% ऐसा दे दिया, तो उसका 33.33% कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है, जैसे 1/3 होता है, फ्रैक्शन अगर पता है तो फ्रैक्शन का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब इसको करके बताता हूँ मैं फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। देखो, जैसे कि कीमत 500 रुपये है, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, 20% कम किया जा रहा है इसको। अब 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/5 बनता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, ठीक है। अब 1/5 कम हो रहा है, ये 1/5वां हिस्सा, मतलब 5वां हिस्सा कम हो रहा है। 1/5 कम होने का मतलब पता है क्या होता है? देखो, कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन यूज करना आ गया ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। आगे आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप उड़ा सकते हो उसको, ठीक है। अब देखो, इसको समझो कैसे। 20% कम हो रहा है, यानी 1/5 कम हो रहा है। इसका मतलब 1/5 है, 1/5 कम हो रहा है। 1/5 कम कैसे करते हैं हम? हमेशा 5 पे 1 कम कर दो। क्यों कर देंगे? क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 कम कर दो। और 5 पे 1 कम करने का मतलब ये कि 5 में 1 कम किया, 4 बचा, 4/5 गुना कर दो। बस इतना काम करना है। क्या कर दो? 4/5 गुना कर दो इस नंबर को। अब अगर मान लिया 500 को मैं 4/5 गुना कर दूं, तो 5 से ये 100 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 गुना में 4, 400 रुपये, ये आपका फाइनल इसका मूल्य आ जाएगा, ठीक है, कीमत आ जाएगी, यानी कि 400 रुपये ये हो जाएगा। आपको बस ये करना है। अगर मान लिया यही चीज़ ऐसी होती, सोचो, अगर यही चीज़ ऐसी होती कि 20% बढ़ाना होता, भाई 500 रुपये है, इसको अगर 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब 1/5 बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ाएंगे कैसे? मतलब 5 पे 1 बढ़ाना है। 5 पे 1 बढ़ाने का मतलब 5 और 1, 6/5 गुना कर देना है इसको। कितना कर देना है? 6/5 गुना कर देना है। तो मतलब 500 का अगर 6/5 गुना कर देंगे, तो 5 से ये 100 पे कैंसिल आउट, 100 गुना में 6, 600 रुपये बन जाएगी इसकी कीमत। 20%, सिंपल सी बात है। देखो, इसका 20% 100 रुपये बनेगा, 100 बढ़ा देंगे तो 600 बन जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ वहाँ पे काम आती है, ये फ्रैक्शन वहाँ पे काम आती है जब आपके पास परसेंटेज ऐसी सिंपल ना दी हो जिससे कैलकुलेट करना आसान ना हो, ऐसे केस में आती है, ठीक है। फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे 12.5% बढ़ा दिया या घटा दिया, तो ऐसे केस में आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, आगे आगे करेंगे इसमें इनको भी यूज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक संख्या जिसे 40% बढ़ाने पर 1400 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संख्या को, कोई संख्या n है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? 40% बढ़ा दिया गया, 40% बढ़ा दिया गया, तो ये संख्या कितनी हो गई है? 1400 हो गई है। 40% बढ़ाने पर 1400 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये कर सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 40/100, यानी कि 2/5। मतलब ये कि यहाँ पे 2/5 बढ़ रही है। 2/5 बढ़ने का मतलब 5 पे 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, 5 और 2, 7/5 गुना कर दो। इसको क्या कर दो? n को 7/5 गुना कर दो और इसके बराबर रख दो, यानी कि n को बढ़ाया गया है कितना? 40%, तो इसका 7/5 गुना करके ये किसके बराबर बन रही है? बढ़ने के बाद किसके बराबर बन रही है? 1400 के बराबर बन रही है। तो अब n की वैल्यू निकालनी है, तो n कितना आ जाएगा? ये 5 तो गुना में चला जाएगा 1400 के, और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा। तो 7 से ये 1400 जो है वो कितने पे? 200 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 200 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 1000। तो मतलब कहने का ये कि आपका आंसर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, कि ये जो संख्या थी वो 1000 थी, ठीक है। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ मैं कि इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। कोई संख्या है, सोचो कोई संख्या n है, इसको 40% बढ़ा दिया गया है। अब सोचो, ये संख्या अपने आप में हमेशा, कोई भी वैल्यू है, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है खुद का। मतलब n जो है वो खुद का 100% है। अब इस n को 40% बढ़ाने का मतलब इस n का ही 40% इसमें ऐड कर दिया। अब ये खुद का 100% तो है, और इस खुद का ही 40% अगर ऐड कर दें तो ये कितना प्रतिशत बन जाएगा? खुद का 140% बन जाएगा। खुद का 140% बन जाएगा।
तो बताओ अगर मैं n ये जो खुद है इस खुद नंबर का 140% कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 40% बढ़ाने का मतलब 1400 के बराबर बन जाएगा ये, क्योंकि 40% बढ़ा दिया ना हमने, तो ये खुद का 140% हो गया और वो किसके बराबर बन गया? 1400 के बराबर बन गया। तो अब यहाँ पे n कैलकुलेट करेंगे तो देखो 140 ये डिवाइड में जाएगा, इसको 10 पे कैंसिल कर देगा, 10 गुना में 100 1000। ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको ये इजी लग रहा है वो इजी लग रहा है, बात एक ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक संख्या जिसे 20% कम करने पर 160 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो दोनों तरीके से बता देता हूं मैं आपको। एक तो इसका फ्रैक्शन का बना लो 1/5, 1/5 कम किया जा रहा है, 1/5 कम करने का मतलब 5 पे 1 कम करना, तो 5 पे 1 कम करने का मतलब 4/5 गुना हो जाएगी ये। ठीक है, तो कोई संख्या है, इसको 20% कम करने का मतलब उस संख्या को 4/5 से गुना कर दो। कोई संख्या n है, इसको 4/5 से गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगी? 20% कम हो जाएगी, और कम होने पर किसके बराबर हो जा रही है? 160 के बराबर हो जा रही है। तो ये n की वैल्यू निकालनी है तो 5 तो गुना में चला जाएगा और 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 से 160 40 पे, 40 गुना में 5 200। तो आपका आंसर आ जाएगा वो संख्या ऑप्शन बी 200 है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कोई संख्या n है, इसको अगर 20% कम किया जा रहा है तो देखो ये संख्या खुद की 100% है, तो इसमें इसका 20% कम कर देंगे तो ये खुद की 80% बन जाएगी। ठीक है, तो ये खुद की 80% संख्या बन गई घटाने पर, और किसके बराबर बन रही है? वो 160 के बराबर बन रही है। तो कैलकुलेट कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 डिवाइड में, तो n का मान कितना आ जाएगा? गुना में 10/8, तो 8 से 160 2 पे 20 पे, 20 गुना में 100 10 200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि 80% की वैल्यू अगर 160 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बस डिपेंड आप पे करता है कि आपको कंसेप्ट कितना अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर है तो आप बिल्कुल वर्बली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, बिना कॉपी पेन का यूज़ करे, बिना कागज़ और पेन का यूज़ करे, आप इन क्वेश्चन को वैसे दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। राम अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% किराए पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह 8,000 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? देखो सिंपल सी बात है, देखो उसकी जो कुल आय है ना, कुल आय, इस कुल आय का वो 30% तो भोजन पर खर्च कर देता है, 30% तो भोजन पर खर्च कर देता है, 20% किराए पर खर्च कर देता है, 20% किराए पर खर्च कर देता है और 10% परिवहन पर खर्च कर देता है। अब ये 30% भी कुल आय का है, 20% भी कुल आय का है, 10% भी कुल आय का है, मतलब ये जितने भी प्रतिशत है ना, इनका सबका जो बेस है, आधार है, वो कुल आय है। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आधार सबका एक ही हो तो सभी प्रतिशत को एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर आधार सबका एक ही हो तो सभी प्रतिशत को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो मतलब ये जो सारे खर्चे हैं, कुल खर्चा क्या हो जाएगा? कुल खर्चा। तो कुल खर्चा कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30 जमा में 20 जमा में 10, 60% खर्चा हो गया। कुल आय का 60% खर्चा हो गया। अब आगे क्या दिया है? यदि वह 8,000 रुपये बचाता है तो ये क्या है? उसकी बचत है, ये उसकी बचत है। अब बताओ मुझे, अगर खर्चा 60% कर रहा है तो बचत कितनी होगी, कितने प्रतिशत होगी? आय का, इस आय का 60% उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 40% बचाया होगा, क्योंकि कुल आय जो होती है वो 100% है अपने आप में। उसका 60% खर्च कर दिया, 40% बच गया। तो यानी कि उस आय का जो आय है, कुल आय जो है, आय का
40% बचत है, इस आय का 40% कितना होगा, 40/100 गुना कर दो, ये आय का 40% बचत है और ये बचत किसके बराबर होगी, 8,000 रुपये के बराबर। रख दो इसको, तो यहां से हम आय निकाल सकते हैं। ये 100 तो गुना में चला जाएगा और 40 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 40 से ये 8,000 को कैंसिल आउट करेंगे तो 200 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 200 गुना में 100 करेंगे तो ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये उसकी आय आ जाएगी। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो भी कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, जो होमवर्क दिया उसको भी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।